नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में हम लोग हर रोज चर्चा करते हैं लोकतंत्र विषयक विषयों पर, और चर्चा होती है कि कैसे लोकतंत्र को हम मजबूत करें, क्यों लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्या इसके मूलभूत कारण हैं। दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र कमजोर हुआ है, आतंक मजबूत हुआ है। रिपीट करता हूं, जहां कहीं भी लोकतंत्र कमजोर हुआ है, आतंक मजबूत हुआ है। आतंक और लोकतंत्र का यही रिश्ता है। आतंक में विदेशी हाथ भी होता है और आतंक का स्वदेशी मॉडल भी होता है। वास्तव में आतंक का स्वदेशी मॉडल ही जब मजबूत हो जाता है तो उसका स्वरूप साम्राज्यवादी होने लगता है। वह पास पड़ोस के देशों में अपने पैर फैलाने लगता है और ऐसा करते हुए वो ऐसी आबो हवा को मजबूत करता है जो आतंक और नफरत के माहौल को बढ़ावा दे। आतंक उस क्लाइंबर प्लांट्स की तरह है जिसके बढ़ने और फलने फूलने के लिए धर्म का पौधा जरूरी होता है। गौर करेंगे, धर्म का पौधा, उसके ऊपर वो चढ़ते हुए आतंक बढ़ता है। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में आप देख सकते हैं, एथनिक लड़ाई को ये मजबूत करता है। एक जाति का, एक धर्म का, एक नस्ल का दूसरे नस्ल से, एक जाति का दूसरी जाति से, एक धर्म का दूसरे धर्म से, इस किस्म की लड़ाई को ये मजबूत करता है। धर्म और समुदाय विशेष के खिलाफ ये मजबूत होता है और भाईचारा का दुश्मन होता है। और ये जो भाईचारगी को नष्ट करता है तो नष्ट करता ही चला जाता है अंतहीन। वास्तव में यह उस धर्म का भी दुश्मन होता है जिसके सहारे यह खुद का फैलाव करता है। लोगों को लगता है कि जिस धर्म का नाम लेकर के उग्र हुआ जा रहा है उस धर्म की भलाई हो रही है, लेकिन वास्तव में ये उस धर्म की जड़ें खोद रहा होता है। जब धर्म का इस्तेमाल, अभी तक मैंने बात की धर्म और आतंक की, आतंक कैसे धर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल आतंक के लिए होने लगे और राजनीति भी धर्म और आतंक दोनों का इस्तेमाल करने लगे तो स्थिति महाविनाशकारी होने लग जाती है। खाड़ी के देशों को देख लीजिए, जो भी हो, ईरान, इराक, तुर्की, इजराइल, पाकिस्तान, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। भारत भी एक उदाहरण है जहां ऐसी स्थितियों से लड़ने का काम होता है। भारत में इन स्थितियों को बेलगाम नहीं छोड़ा गया है, लड़ाई चलती रही है ऐसी ताकतों के खिलाफ, और इस वजह से लोकतंत्र जो है उसको बनाए और बचाए रखने का प्रयास भी हमें करते रहना पड़ा है। और लोकतंत्र में जब ये एक बार दीमक लग जाता है तो लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। देश में बढ़ती सांप्रदायिक नफरती माहौल और सरकार की चुप्पी बताती है कि यहां भी ऐसी ताकतें मजबूत हो रही हैं जो आतंक की झंडा बरदार हैं। लोकतंत्र को लेकर हमारी जो बहुआयामी चिंता है, वो इसमें यह चिंता बड़ी चिंता है। जब हम लोकतंत्र को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे और जनता भी लोकतंत्र में बनने वाली सरकारों में अपनी जो मौजूदगी है, अपना पार्टिसिपेशन है, अपनी हिस्सेदारी है, उसको देखेगी, उसको तब इस समस्या को खत्म करने में मदद मिल सकती है, हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, यह चिंता करने का अवसर है और सबके लिए ये अवसर है। एक गंभीर चर्चा के लिए हम बैठे हैं। हमारे साथ नामचीन लोगों का पैनल है जो बौद्धिक है, जो इस विमर्श को आगे बढ़ा सकता है। आप जरूर इस बहस को आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ सीखेंगे, समझेंगे और समस्या की गंभीरता को अंगीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे। हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो युवा साथी। विकास कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं
आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। हमारे साथ पटना से जुड़े हुए राजीव रंजन जी, देखने में यंग लगते हैं, बहुत यंग है, लेकिन देखने में ही नहीं लगते। काम इनका बड़ा है, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता ये भी कर रहे हैं और मुझे लगता है 15 साल तो हो ही गए होंगे। हमारे साथ राजीव पांडे जी हैं। राजीव पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप भी पत्रकारिता से लेकर के प्रिंटिंग जगत में आप एक्टिव हैं और भी बहुत क्षेत्र में आपका सरोकार रहा है। हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी जुड़े हुए हैं और जो कि लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ते आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके शब्द बहुमूल्य होते हैं और हम सब उन शब्दों का इंतजार करते हैं। सबसे पहले आज राजीव जी से ही बात शुरू करते हैं। राजीव जी, आपसे ये पूछना बनता है, हम पूछना चाहते हैं कि देश में और पूरी दुनिया में ये जो फिजा बनती है, डेमोक्रेसी जब कमजोर होता है तो दूसरी नकारात्मक चीजें जिसमें आतंक भी है, करप्शन भी है, दूसरे सिस्टम की जो खामियां होती है वो सब मजबूत होने लग जाती है। तो डेमोक्रेसी को बचाए रखना और ये समझना कि वास्तव में जो डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं वो डेमोक्रेसी है भी कि नहीं, वो भी एक चिंता है। लेकिन डेमोक्रेसी को बचाए रखना कितना जरूरी है, राजीव? जी नमस्ते। विषय बहुत अच्छा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे इस पैनल पे कुछ अपनी बात रखने के लिए। सर, जो टॉपिक है, भय है तो प्रजातंत्र नहीं और प्रजातंत्र है तो भय नहीं। विषय बहुत अच्छा है सर। हम लोग एक चीज़ मानते हैं कि जब हमारा देश या कोई भी देश जब कहीं ना कहीं गुलाम रहता है और कहीं ना कहीं किसी दबाव में रहता है, किसी राजा का शासन रहता है, किसी कंट्री का शासन रहता है या किसी तानाशाह का शासन रहता है, तो एक बदलाव की स्थिति जब आती है तो सब लोग उसको जब जनता का शासन आता है तो उसको प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भय भय तो जरूरी है, बिना भय का प्रेम नहीं होता। अब वो भय कैसा है कि प्रजातंत्र में जब प्रजातंत्र को चलाने के लिए संविधान होता है और संविधान में अभी तक दो चीज़ें हैं, एक अधिकार है और एक कर्तव्य है। अधिकार लोग तुरंत अपना खोज लेते हैं, ढूंढने लगते हैं कि हमारा यहाँ अधिकार, हमारा हनन हुआ और हमें अधिकार ये मिलना चाहिए। और ये कई सारे लोग ये भूल जाते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। तो यहीं पे संविधान बना और संविधान से प्रजातंत्र को चलाने के लिए कुंजी मिली, एक टूल मिला जिसे सही तरीके से कोई प्रजातंत्र रन करे। हालांकि समय समय पे अभी हम देखेंगे तो प्रजातंत्र को चलाने के लिए जो संविधान है उसमें भी संशोधन हुए हैं। पिछले 1950 में जब संविधान लागू हुआ और अब तक 100 से ज़्यादा अभी तक अमेंडमेंट्स हुए हैं संविधान में। क्यों हुए? क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि संवैधानिक चीज़ों को कहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं कोई कमियाँ थी, पार्लियामेंट में बिल आया और उसको संशोधन किया गया। अब जो टॉपिक है ना टेरर, जो दहशत दहशत और डेमोक्रेसी, ये तो एक दूसरा अलग-अलग है। और कहीं न कहीं कोई फ्रीडम होता है तो दहशत का माहौल जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप जैसा बता रहे हैं कि चीज़ें क्रिएट होती है, तो ये कहीं न कहीं गलत है। और ये तो क्या है कि हर आदमी, हर व्यक्ति कहीं किसी से कहीं न कहीं जुड़े रहने का प्रयास करता है, उस दिशा में उसको भटका दिया जाता है। लेकिन प्रजातंत्र को चलाने के लिए जो हमारा संविधान है, अगर संवैधानिक प्रक्रिया को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको पालन किया जाए, संविधान के जो संचालक हैं, जो संरक्षक हैं, वो उसको अच्छी तरीके से उसका पालन करें। और ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या है कि संविधान में मैं भी बिहार से आता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और बिहार की राजनीति को, मैं झारखंड से पत्रकारिता किया, वहाँ की राजनीति को देखा है। समाज में कई वर्ग है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है और इसमें कई लेयर्स हैं। कई आदमी है जो 5,000 रुपये कमाता है और एक ऐसा वर्ग है जो 5 करोड़ रुपया भी कमाता है महीने। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा संविधान है उसमें तो एक ही मत सबका है, एक ही मत सबका है, चाहे वो 5,000 कमाता हो या कुछ नहीं कमाता हो या 5 करोड़ कमाता हो, एक वोट देता है। कितना अच्छा हमारा देश का संविधान है, कितना अच्छा प्रजातंत्र हमारा है। लेकिन इसमें जब बात आती है सर ना, जब बेसिक ज़रूरत की बात आती है, जब बेसिक हम लोग भोजन, वस्त्र और आवास की बात करते हैं, बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, बेसिक मानवाधिकार की बात करते हैं, तो वहाँ पे इस जगहों पे
जो लोग हैं इस प्रजातंत्र के टूल को यूज करके चाचू ही का मोबाइल लेता कई बार हूँ जो बेसिक चीज़ों का हनन यार। करते हैं। प्रभावशाली लोग होते हैं, सत्ता में रहते हैं और कई भी चीज़ें ऐसी आती है और उसके खिलाफ कई लोग खड़े होते हैं। खड़े होने का तरीका भी कई लोगों का गलत होता है कभी-कभी, तरीका सही भी हो सकता है, लेकिन वो इतना टॉर्चर मैं तो झारखंड की पत्रकारिता में मैं क्या बताऊँ, मैंने तो ऐसे रूट में जाकर काम किया है जी, मैं और आपके पास आऊँगा थोड़ी देर में, तब तक जी, राजीव जी दूसरे पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं। आपने जो कुछ जी। महत्वपूर्ण बातों की ओर एक इशारा एक किया एक है। सेकंड एक सेकंड सर मैं जी, कंक्लूड कर देता हूँ, मैं कंक्लूड नहीं किया। 1 सेकंड जी, कंक्लूड मैं कर देना चाहता हूँ। तो जो आपका टॉपिक है, ये काफ़ी अच्छा है। भय ज़रूरी है, लेकिन भय को किस तरीके से परिभाषित करना चाहिए, ये ज़रूरी है और उस परिभाषा को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, जो प्रजातंत्र में जो हमारे शासक होते हैं, प्रजातंत्र में जो सरकारें होती है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कैसे माहौल को सही रखा जाए। तो सारी ज़िम्मेदारी सरकारों की है कि प्रजातंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जाए और उसमें भय के माहौल को किस तरीके से परिभाषित किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो प्रजातंत्र से अच्छा तो कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सर। जी, जी। मैं आता हूँ राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, प्रजातंत्र से अच्छा कुछ भी नहीं है, राजीव पांडे जी बता रहे हैं। हम भी कहते हैं, हमारा भी दावा होता है कि हम दुनिया में सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं। लेकिन राजीव जी, क्या वास्तव में ऐसा है क्या कि हमारा प्रजातंत्र जो है दुनिया में सबसे सशक्त है? हम तो देखते हैं कि हमारी जीडीपी जो 17वीं शताब्दी में 25% 40% के बीच हुआ करती थी, आज़ादी के समय भी 4.7% हुआ करती थी। आज़ाद होने के बाद तो हमारी जितनी भी सरकारें बनी, जी हमारी ग्लोबल जीडीपी में जो हिस्सेदारी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी उतनी हुआ करती थी 25 से 40%, वो गिर करके अभी 3% पर आ गई है। तो हमारी सरकारों ने काम क्या किया, हमारी डेमोक्रेसी ने दिया क्या? मैं ये सवाल उठा रहा हूँ राजीव जी। बिल्कुल सर, इसका जवाब मैं आपको ऐसे देता हूँ। प्रशांत किशोर, जिनको कि पूरा सब लोग जानते हैं, उनका एक अभियान चल रहा है बिहार में, पदयात्रा, और उनका जो नैरेटिव है वो सिंगल नैरेटिव है कि जात के ऊपर उठकर आप वोट कीजिए, तभी आपका विकास होगा। मैंने इस पे कई जो बुजुर्ग लोग हैं जो 60 प्लस हैं, उनसे मैंने बात किया कि क्या प्रशांत किशोर जी का जो ये अभियान है, क्या ये जमीन पे उतर पाएगा? तो एक मुश्त लगभग 100% जो कि 60 प्लस के लोग हैं, सबने कहा कि ये संभव नहीं है। तो हमने पूछा क्यों संभव नहीं है? ये तो 89 में हुआ है, या इसके पहले भी कई बार हुआ है, जब लोग जात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, जो कि प्रशांत किशोर ही कहते हैं कि इसी बिहार में जात और धर्म से ऊपर उठ के लोगों ने वोट किया है। तो लोगों का कहना है कि जो हुआ उस समय इतनी जातीयता नहीं थी, लोगों के मन में इतनी जातीयता नहीं थी, और समाज इतना कास्ट में डिवीजन नहीं था। यानी नेताओं ने अपने फायदे के लिए समाज को जात में डिवाइड कर दिया, धर्म में डिवाइड कर दिया। जो विकास के नाम पर चीजें होनी चाहिए थी, वोट मांगना चाहिए था नेताओं को, इसके लिए नेताओं ने जी नहीं किया और राजीव अपने जी, फायदे आपकी के बात लिए। थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना चाहूंगा। बहुत सीरियस बातें आपने बहुत बोलचाल की भाषा में कही है कि हमारे लोकतंत्र में नेताओं ने समाज को इस कदर बांट दिया, जो जाति और धर्म में, कि पहले से बुरी स्थिति हो गई। जबकि हमारा तो दावा है कि एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, साक्षरता दर बढ़ी है, डॉक्टर्स बढ़े हैं, इंजीनियर्स बढ़े हैं, हम तो ग्लोबल पूरी दुनिया में झंडा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जातीयता और गंभीर स्थिति में आप पहुंची है, जाति धर्म का की बातें। जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर इस सवाल पर मैं जाऊंगा चौधरी साहब के पास भी और विकास जी के पास भी। जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप सर खुद देख लिए, आपने कहा कि हम डॉक्टर ज्यादा बन रहे हैं, इंजीनियर ज्यादा बन रहे हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, वो उतना ज्यादा दहेज ले रहा है। क्यों? क्योंकि जब से वो जन्म लिया, जब से वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तब से वो देख रहा है कि दहेज का मतलब है समाज में ऊंचा
रुतबा रखने वाला, यानी कि जिसको जितना दहेज मिलेगा, यानी कि जैसी आपकी परवरिश होगी, आपके दिमाग में वो सारी बातें जो है सबकॉन्शियस माइंड में चलती जाती है और आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग वैसा ही होता है। तो ठीक उसी तरह से लोगों ने, यानी कि इस समाज के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी जो धर्म के जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन लोगों ने अपने फायदे के लिए समाज को डिवाइड किया है और जो मूल बातें होनी चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए, वो उससे लोगों का दिमाग जो है वो भटका दिया। इसलिए समाज में आज जो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का कमजोर हो, लोकतंत्र आज हमारे हमारे देश में जो है वो कमजोर होते धीरे धीरे चला जा रहा है। क्योंकि आप सर जान रहे हैं कि 5 किलो अनाज के नाम पे लोग वोट दे रहा है, अपना उस लोगों के वोटों की कीमत जो है वो 500 रुपए है। ये मैं कोई बहुत बड़ी बात और मैं कोई छुपी छुपाई बात नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग जान रहे हैं। तो आज समाज को जिस तरह से डिवाइड किया गया अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो हमारे दृष्टिकोण से तो समाज जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यदि आपका समाज कमजोर होगा, सोचने समझने की आपकी जो लेवल है वो कमजोर होगी, तो लोकतंत्र जी राजीव जी लोकतंत्र तो कमजोर होना ही है सर। जी जी, ये जो चीजें आप बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोकतंत्र हमारा ऐसा है कि कमजोर हो जाता है? समाज को लोग बांट देता है, धर्म में बांट देता है, जाति में बांट देता है, ऐसा क्यों हो जाता है? अगर डेमोक्रेसी मजबूत होती तो ये चीजें मजबूत नहीं होती। मैं विकास जी के पास आता हूं, तब जाऊंगा चौधरी साहब के पास। विकास जी, ऐसा क्यों हो रहा है? डेमोक्रेसी को कोई भी हाँक ले रहा है, करप्ट लोग अपने ढंग से हाँक ले रहे हैं, क्रिमिनल लोग अपने ढंग से हाँक ले रहे हैं, और हम बोलते हैं नेताओं का कसूर है बोल करके चुप हो जाते हैं। कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर में है ऐसी बात जो कि लोकतंत्र का कोई भी अपहरण कर लेता है। जी, आपकी आवाज, बोलिए बोलिए विकास जी, बोलिए। हाँ, अब आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है। लोकतंत्र जो है लोगों के द्वारा शासन का चुनाव के माध्यम से एक सरकार बनाने का तय होता है। लेकिन अब इसकी बात कह रहे हैं कि लोगों को, पूरे देश के मतदाताओं को कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ खींचना, किसी न किसी लोभ और लालच के आधार पे जो आप बोल रहे हैं, और वो सत्ता में सरकार बनाने की जो बात आती है, जो सरकार बनाते हैं, तो हमारा मानना है कि जो राजनीतिक पूरी व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अब समझे कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। हम तो चुनाव के माध्यम से सांसदों का चुनाव करते हैं, और जब सांसद चुन के पूरे सदन में आते हैं 543 सांसद, तो फिर किस बहुमत से सरकार बने? फिर यहाँ पे हम जो बहुमत की परिभाषा करते हैं वो कहते हैं कि 272 या प्लस से जो सरकार बनेगी, जिसके पास बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। उस 272 को पूरा करने के लिए जो जोड़ तोड़, गठजोड़, गठबंधन, जो भ्रष्ट समझौते, भ्रष्टाचार होता है, वही से सिस्टम शुरू होता है, जो हैक करने की अपनी बात करी। कोई भी धनबल बाहुबल नेता अपने पक्ष में 272 सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए अपने धनबल और बाहुबल का प्रयोग करता है, और वो हैक करता है। ये हैकिंग की यही मूल जड़ है। तो हम ये इस हैकिंग को थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि अभी बहुत गंभीर चर्चा हुई है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर देश ज्यादा बढ़ता चला गया है। हम पहले से ज्यादा जातिवादी हुए हैं, पढ़ लिख लेने के बावजूद, है ना। हमें जो लोग बरगरा लेते हैं, हमें अपने हिसाब से हमारा वोट ले लेते हैं। सबसे बुड़बक हम ही लोग हैं क्या? पब्लिक ही सबसे बुड़बक है? बताइए। देखिए जब वोट डलता है तो आप देखेंगे कि 50 से 60% पोलिंग होता है। 40-50% लोग तो वोट ही नहीं डालने जाते। जो टोटल वोट पड़ता है उसमें से आप देखें तो 20-25-30% तक जिसके पक्ष में वोट पड़ता है वो सरकार बनाता है। तो आप कह नहीं सकते हैं कि 70% तो अभी भी लोग विपक्ष में हैं। तो आपकी बात को थोड़ा सा हमने काफी इस पर काम किया है, तो थोड़ा सा संक्षेप में आपकी बात को बता दूं। जो आप बोल रहे हैं कि इस देश में एलिजिबल वोटर्स जो हैं चुनाव आयोग के हिसाब से 87%, और टोटल आज की आबादी जो उसके हिसाब से 120 करोड़, 2019 के लगभग का आंकड़ा हम बोल रहे हैं। 120 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। अब वोटर लिस्ट में नाम है 91 करोड़ का। अभी हालांकि जो अद्यतन सूची है उसमें 94 हो गया है, 94 करोड़। तो 91 करोड़ लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम था 2019 में।
वोट दिया था वही 61 करोड़, यानी 30 करोड़ एलिजिबल नहीं है, 30 करोड़ एलिजिबल होके वोट नहीं दे रहे हैं, तो 120 में तो 61 करोड़ ही वोट दे रहे हैं ना। अब उसमें भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई 18 से 25 साल वाले वोटर भी इसी में हैं, और वो वोटर जो कि वोट तो देंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको राइट नहीं है, यानी उनकी भी आधी भागीदारी है, पूरी भागीदारी नहीं है। तो कितने लोग रह जाते हैं, मुश्किल 30 करोड़ लोग रह जाते हैं जो कि पूरे सक्रिय वोटर हैं जी। 18 से 25 साल के जो वोटर हैं उसकी भी स्थिति देखिए क्या है। वो जो आज वोटर बनेगा उसने क्या कभी इस राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ उसकी क्या समझ है, उसको कोई ऐसी बात, कोई स्कूल कॉलेज में कोई ट्रेनिंग दी गई हो, कोई ऐसी डिबेट करी गई हो जिसमें उसको एक अच्छी समझ बने। आपने तो उसे वोट ले लिया, ठीक है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया नहीं। तो ये तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरीके से पक्षपात एक करके, और आपने एक ऐसे वर्ग को अपने थोड़ा सा एक तरह से इसको कह सकते हैं कि गुमराह कर लिया आपने, एक तरह से गुमराह करके ऐसे वोट से आपने क्या करी, सरकार बनाई। ये आपने जो बोलते ना विकास जी, तो दर्शक हो सकता है प्रेम कुमार समझ ले, तो आपने का मतलब जो कोई भी सरकार में आए हैं, जो भी लोकतंत्र में जीत करके आए हैं, उन्होंने उन पर ये इल्जाम जाता है कि वो किसी तरीके से आपने सरकार बना ली, आपने का मतलब वो सरकार है जी। यही कारण है कि धर्म और जाति के आधार पर थोड़े से वोट लेकर के जीत तो जाते हैं वो, और फिर सरकार बनाने के वही जोड़ तोड़ गठबंधन, ये भ्रष्ट समझौते, भ्रष्ट राजनीति का बढ़ावा हुआ। यही कारण है कि कोई भी दनबल और बाहुबल आदमी उसको प्रजातंत्र को हैक कर रहा है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष है जी। इसी सवाल को थोड़ा सा और शार्प करते हुए सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। हमने बातचीत शुरू की थी कि लोकतंत्र कमजोर होता है तो आतंक मजबूत होता है, भय का वातावरण भी मजबूत होता है। इसी में और बातें जुड़ी कि जाति और धर्म के आधार पर जो स्थिति और खराब होती चली जाती है और चली गई है हमारे देश में, यानी लोकतंत्र कमजोर हुआ है। हम सब मानते हैं कि लोकतंत्र कमजोर है, तभी तो महिला पहलवान एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, किसी को न्याय नहीं मिलता और कोई दबंगई के साथ में खड़ा होकर के बात करता है। वो इसी देश में मुमकिन है। हमारे देश में अजय मिश्रा टेनी जी गृह राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने फैसला लेकर के, डिसीजन लेकर के वो बैठी हुई है हाईकोर्ट, लेकिन फैसला सुनाया नहीं जा रहा है। क्यों भाई फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? इसलिए कि मंत्री हैं, सुनाइए फैसला। तो ये जो है अदालत पर भी जो सरकार का प्रभाव चल रहा है वो भी दिख रहा है। जी राजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं जाता हूं सत्यदेव चौधरी। सर, आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, महिला पहलवान जिन पे आरोप लगाए हैं, उनपे एक्शन तो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं ले पाए थे, और आज मोदी जी और प्रदेश में योगी जी उनपे एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी कि कुछ शब्द बोलना भी नहीं चाह रहे, एक शब्द भी उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहे। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? आप भी इस बात को समझते हैं कि जिस जाति से वो शख्स है, यदि कुछ बोलेंगे तो उसका अपने इलाके में प्रभाव है, और उससे उनकी जो सीट है लोकसभा चुनाव में 2024 में, उससे प्रभावित हो सकती है कई सीटें। सीधा सा यहाँ है कि उनका जो बाहुबल से ज्यादा, बाहुबल का प्रभाव तो है ही, साथ साथ उनकी जो जाति है, उस जाति के लोगों को वो दुखी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए वो कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे। यहाँ पर महिला सम्मान की बात होती है। यही तो सवाल है राजीव जी कि जाति के लोग बुड़बक हैं क्या, कि उनके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे क्रिमिनल लोग ही आदर्श हैं? वो उनको नाराज कर देंगे तो जाति के लोग वोट नहीं देंगे, आनंद मोहन को नाराज कर देंगे तो क्षत्रिय समाज वोट नहीं देगा, भाई अनंत सिंह को नाराज कर देंगे तो भूमिहार समाज वोट नहीं देगा, सूरजभान को नाराज कर देंगे तो भूमिहार वोट नहीं देगा। यही पर तो चर्चा हो रही। सारे लोग पढ़ लिख करके भी इस डेमोक्रेसी को हाईजैक क्यों होने दे रहे हैं? जी सत्यदेव चौधरी जी। जी धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, भय हो तो प्रजातंत्र नहीं और प्रजातंत्र है तो भय नहीं। ये ऐसी आपने लाइनें बनाई जो कि मैं तो बहुत ही प्रभावित हुआ इसको देखकर। और देखिए आज की राजनीति में तो प्रजातंत्र है नहीं, इसका मतलब भय है। आज की राजनीति में तो भय है, प्रजातंत्र नहीं है। और हमें ऐसी राजनीति की खोज करनी चाहिए जिसमें प्रजातंत्र हो और भय ना हो। यही तो बात है ना।
और जितनी भी बातें हैं और विश्लेषण की बातें तो देखिए, हम 1000, 1 लाख, 1 करोड़ करते रहेंगे, कितनी भी समस्याएं गिनवाते रहिए, ये सारी की सारी समस्याएं हैं एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही। हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे रखा है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर धर्म का बोलबाला है, जातियों का बोलबाला है और एक व्यक्ति विशेष वर्ग का बोलबाला है। यदि हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना दें जिसके अंदर ये जाति और धर्म विशेष रूप से इसका बोलबाला ना हो, और कहीं पर हो भी तो उसकी भरपाई दूसरी जगह हो सकती है। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही धर्म के वोट लेके या एक ही जाति के वोट लेके आपको चुनाव में जीता जाए, ये तो कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन हमने आज ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बना रखी है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को हमने जानबूझकर स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म का ही बोलबाला है। हम इसका विकल्प क्यों नहीं खोजते? हम तो इसका विकल्प बहुत आसानी से खोज सकते हैं। हम केवल इसका विश्लेषण करके छोड़ दिया कि ये फलाना फलाना जो दबंगी है वो इस जाति का है, वो इस धर्म का है, इसलिए हमारे नेता उससे डर रहे हैं क्योंकि वो जाति का है या एक विशेष धर्म का है। इसका तो हम विकल्प ढूंढ सकते हैं ना। हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को क्यों पकड़ा हुआ है जिसके अंदर जाति और धर्म हमारे ऊपर हावी हो गए? तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ। आपको जाति और धर्म के ऊपर बात करनी है तो अपने घर में बैठ के बात करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन उस जाति के और धर्म के कारण यदि दूसरे लोगों को प्रभावित होता है, दूसरे लोगों को डर लगता है, डर लगना और डराना दोनों ही बातों को मैं अपराध मानता हूं। ना तो मैं डरूं किसी से, ना मैं किसी को डराऊं। मैं नहीं डरता, लेकिन मैं डराऊंगा किसी को। जैसे आज के हमारी सत्ता वाले हैं, ये खुद तो डरते नहीं है लेकिन डराते हैं दूसरों को। तो दूसरों को डराने का क्या अधिकार है आपके पास? हम यदि ऐसी राजनीति, और आज हवा साफ नहीं है तो भी मुझे किसी बात से भी मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ। जी, तो मुझे इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा चौधरी साहब कि ये डरने डराने की बात, देखिए हमारी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था इंस्पेक्टर राज खत्म कर देंगे, पेन एंड पेपर वर्क को भी कम करने की कोशिश हुई, ये खुद से 100 अभिप्रमाणित कर लीजिए, खुद कहीं जाके गजेटेड ऑफिसर के पास जाने की चीजें नहीं है, लाल बत्ती नहीं रहेगी, ये सब बातें बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, टैक्स पेयर्स के पास जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई, टैक्स ऑफिसर से सबको डर लगता है, कुछ ऐसी गलती हो जाए उनको डर लगता है, नियम कानून इतने सख्त बना दिए जाते हैं कि उसका पालन करना आम जनता के लिए मुश्किल हो जाता है। भाई कोरोना में आपने देखा कि किस तरीके से लोग पैदल चल रहे थे, किस तरीके से लोगों से मुद्रा दोहन हो रहा था, किस तरीके से लोग अस्पताल जाने से डर रहे थे। यानी डर तो हर जगह है, और हर जगह डर कौन रहा है? अवाम, जिसके लिए प्रजातंत्र है, जिसका प्रजातंत्र है, जिसके लिए और जिसका जो हम लोग परिभाषा देते हैं वो वही डर रहा है। जी चौधरी साहब। हम देखिए प्रेम जी, जाति और धर्म, जाति के नाम से अगर हम राजनीति करेंगे तो इसको तो हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। कोई भी सामान्य से सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी जाति के आधार के ऊपर यदि आप राजनीति करेंगे तो इसको आप लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। वो ये लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र होने के लिए हमें इस जाति धर्म की व्यवस्था से पीछे छुपाना पड़ेगा। जब तक हम इसका विकल्प नहीं ढूंढ लेते, और हमने इसका विकल्प ढूंढा, हमने इसका विकल्प बनाया कि हम सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बनाते हैं, जिसका कोई संविधान नहीं है, कोई उसका कानून नहीं है, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि चुनाव होने के पश्चात हम सांसदों के बहुमत से सरकार बनाएंगे। ऐसा कहीं है नहीं जी। तो हम सांसदों के इसी चर्चा को थोड़ा सा हम राजीव जी के पास ले चलते हैं। इसी चर्चा को राजीव पांडे जी, चौधरी साहब कह रहे हैं और बहुत सही कह रहे हैं कि हमारे संविधान में सरकार कैसे बनेगी इस बारे में बहुत स्पष्ट चर्चा नहीं है, और कहीं भी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट आया 1951 का बाद में, उसमें भी एक्चुअली नहीं है।
प्रेजेंट स्ट्रेंथ का जो बहुमत एंजॉय करेगा, इस तरीके से कुछ बाद में लिख दिया गया। और एक्चुअल में तो लिखा यह है कि राष्ट्रपति जो है ये नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री। तो भाई ये तो अपने आप में एक सवाल भी है, लोकतंत्र में जनता चुन करके जनादेश दे और उसके उनको कोई नियुक्त करे, संवैधानिक जरूर है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर एक लाइन में देखें, फिर भी चलिए ये प्रैक्टिस है, सरकार बनाने का रूल नहीं है। जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद है, आओ सरकार बना लो, ऐसा भी हमने देखा है। 13 दिन में 13 महीने में भी सरकार गिरते देखा है। गठबंधन में कौन लोग हैं, उनकी संख्या है तो आ जाओ सरकार बना लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, चुनाव से पहले वाला गठबंधन में बहुमत होगा तो उसको देंगे सरकार बनाने, आओ सरकार बना लो। यानी राष्ट्रपति का जो विवेक है, जो तय कर ले वो सरकार बना ले। तो इसके बाद स्थिति ये है कि मान लीजिए राजीव पांडे जी, आपने एक पार्टी बनाई, आपकी पार्टी को 200 सीट आ गई लोकसभा में, 72 सीटें आपके पास कम है। अब ये हम एज्यूम करते हैं कि पांडे जी कहीं से भी 72 सीट लाए, उनका प्रॉब्लम है। आप जाइए, किसी को खरीद के लाइए, किसी पार्टी को जोड़ के लाइए, जैसे भी लाइए वो आपका प्रॉब्लम है। एक 272 तो लाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं? यानी करप्शन तो आपको करना पड़ेगा, चाहे करप्शन नीतिगत करिए या करप्शन डायरेक्ट करिए। सांसद जैसे चुन के आते हैं, वहां तो कोई 50% वोट नहीं मांगता है ना, सबसे ज्यादा वोट हो मिलता है, सांसद बन जाते हैं। उन्हीं सांसदों का बहुमत यहाँ क्यों चाहिए पांडे जी, ये सवाल है जी। नहीं, देखिए सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इसका सीधा स्पष्ट जवाब है सर कि जो हमारे संविधान में ये सिस्टम है, नियम है, लिखा हुआ है। अब संविधान को नहीं बदल सकते ना। संविधान में है कि सत्ता में आने के लिए राष्ट्रपति के पास या गवर्नर के पास आपको जो बहुमत है वो लेकर के जाना पड़ेगा। उस बहुमत के आधार पे गवर्नर जो है या राष्ट्रपति किसी भी पार्टी को दिलाते हैं, बोले हैं कि आपको नियुक्त कर देते हैं कि आप मुख्यमंत्री हुए, आप प्रधानमंत्री हुए। ये तो एक सिस्टम है। अब इसमें सिस्टम में तो हम पहले छेड़छाड़ करना पड़ेगा सवाल उठाने से पहले। तो ये सवाल हम नहीं उठा सकते, क्योंकि सवाल उठाने से पहले हमें इसको अमेंड करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो कई लोग बात कर रहे थे, जाति की बात हो रही थी, वोट नंबर्स की बात हो रही थी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 120 करोड़ वोटर हैं, आप बता रहे थे जैसा, और 120 वोटर में बता रहे थे कि 90 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है और 60 करोड़ वोट लोगों ने पोल किया और सरकार चुनी गई। ये तो एक तरीके से मैं इसको बहुत पॉजिटिव मानता हूँ कि टारगेट बहुत छोटा है किसी को बदलने के लिए। ये तो बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी को तुरंत टर्न कर सकते हैं। हमने तो नहीं देखा है, हमने सुना है जेपी मूवमेंट, उस समय हम लोग बच्चे थे, उस समय हम लोग स्कूल वगैरह में थे, लेकिन उस समय बिना जात के आधार पे लोगों ने वोट किया। पिछला जो 2014 में जो केंद्र में सरकार बनी भाजपा के, उसमें उस समय भी लोगों ने जाति से हटकर वोट किया। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने जाति से हटकर, तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में एमपी जीत के नहीं आते अगर जाति के आधार पर वोट किया होता लोगों ने। हिंदुस्तान ने ये दिखाया है, हमने दिल्ली में सर हमने देखा। देखिए राजीव जी, ये बात हम आपकी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि राजीव जी ये बस एक बात थोड़ी हम आपकी मान लेते हैं कि जाति के आधार पर लोगों ने वोट नहीं किया 2014 में या दूसरे जगह, हालांकि अक्षरशः सही नहीं है, फिर भी मोटे तौर पर मान लेते हैं। तब भी इसको सीटों की संख्या से जोड़ना तो बहुत मुश्किल। 23 करोड़ वोट लेकर के बीजेपी 303 सीट लाती है और 12 करोड़ लेकर के बीजेपी कांग्रेस 52 सीट लाती है। माने आधे वोट हैं और सीटें छठा हिस्सा हैं। तो ये यही तो विकृति है जी। नहीं, देखिए विकृति इसको नहीं बोलेंगे, ये हम संविधान को चुनौती नहीं दे सकते इस तरीके से किसी पैनल। क्यों एक लाइन संविधान को चुनौती का प्रश्न नहीं है। ये लाइन जो हम लोग निकाल दें, संविधान बनाया भी हमने है, संविधान में संशोधन भी हम ही ने किया है, और हम जो भी चर्चा करते हैं वो संविधान की आत्मा को संरक्षित करने के लिए हमारा न्यायालय भी है, जो हर संसद के फैसले की समीक्षा भी करता है। एक सिस्टम है और हम सिस्टम के अनुरूप ही बात करते हैं जी। ये देखिए, आपको संविधान की चुनौती हम देंगे, सजेशन दे सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों को सुझाव दे सकते हैं कि इस तरीके से आप संशोधन करिए ताकि हमारा अधिकार और बढ़े, या आप उसको एडवाइज कर सकते हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये गलत है। गलत नहीं है,
राष्ट्रपति और गवर्नर की गलती नहीं है कि उसने किसको इनवाइट किया किसको नहीं किया, वो प्रोसेस है, प्रोसेस में वो इनवाइट करेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से हमारी सरकारें बनती है। तो इसमें उसका कोई, हमने तो दिल्ली में देखा, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी बनी, यहाँ पे कोई जाति और कुछ नहीं, उन्होंने तोड़ करके दिखा दिया कि कोई जाति होती सिस्टम नहीं होता, उन्होंने सत्ता हासिल की और उन्होंने दिखा दिया इतनी बहुमत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, हर जाति हर वर्ग हर लोगों का वोट ला करके उन्होंने एक भयंकर रूप से सरकार बनाई। तो जगा सकते हैं आप, इसको निराशा होने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रजातंत्र रहेगा तभी इस तरीके का रिजल्ट आएगा। प्रजातंत्र नहीं रहता तो जेपी मूवमेंट नहीं होता, प्रजातंत्र नहीं रहता सर तो बीजेपी को इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं आती। और पहले भी जो सरकारें रही है 60-70 साल से जो सरकारें रही, बहुत मजबूत सरकारें रही है। प्रजातंत्र नहीं होता तो किसी पार्टी को इतना बहुमत नहीं आता। प्रजातंत्र जरूरी है सर, प्रजातंत्र जरूरी है। और हमारा प्रजातंत्र मैं तो बहुत ही प्राउड जी फील करता जी हूँ। हम प्रजातंत्र को मजबूत करने की ही बात कर रहे हैं, प्रजातंत्र के संरक्षण को और हमारा हम पर मजबूत हो, हम ऐसी डेमोक्रेसी में जिए जो वास्तव में जनता के लिए और जनता द्वारा हो। और इस पर जो वर्तमान प्रजातंत्र में जो दिक्कतें दिख रही हैं उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्यों एक सांसद के लिए बहुमत की परिभाषा अलग है और सरकार के लिए एक परिभाषा अलग है। सरकार जब बनती है उन सांसदों से बनती है जो खुद उस बहुमत की परिभाषा में चुनकर नहीं आए हैं जिस बहुमत की परिभाषा में वो सरकार बना रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, विवेचन कर रहे हैं हम लोग, चिंतन कर रहे हैं। और मैं राजीव रंजन जी को जोड़ना चाहता हूं। राजीव रंजन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, इस विषय पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप थोड़ा सा तकनीकी कारणों से दूर हो गए जी। अपनी बात पूरी करें फिर मैं चौधरी साहब के पास आऊंगा। ये राजीव पांडे जी जो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को लोकतंत्र की वजह से ही बहुमत दिया है, ये सही बात है कि लोकतंत्र में कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठ के वोट दिया। उस चुनाव में हम भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और पत्रकार होने के बाद भी हम अनपेड लीव पे उस कैंपेन में पूरे उस मूवमेंट में थे हम, इसलिए हमने पूरी चीजों को देखा है, एक एक चीजों को देखा है कि कैसे लोगों में उत्साह थी। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आते हैं तो उस इंथुजियाज्म को, उस लोगों के होप को वो खत्म कर देते हैं और सबको मुफ्त की जो रेवड़ी होती है वो बांटना शुरू कर देते हैं। इससे वो जो लोकतंत्र के प्रति जो लोगों की आस्था गहरी हुई थी, मजबूत हुआ था, उसको अरविंद केजरीवाल फिर से कमजोर करते हैं। तो ये जो मुफ्त में रेवड़ी बांट के और जो वोट वो जो ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक बार हम सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के लिए नेता जो है वो लोगों को होप दिखलाता है, लोगों को ग्लोरीफाई करता है कि आपके हम पुराना जो आपका इतिहास है उसको हम ग्लोरीफाई करेंगे। और जब सत्ता में आता है तो वही रेवड़ी बांटता है, वही जात की बात करता है, वही धर्म की बात करता है और उसके आधार पे वोट लेता है। तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। हम वही बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जाति धर्म की बात को नहीं करना होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी होगी। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र को जैसे कि सर ने यह भी कहा, राजीव पांडे सर ने यह कहा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, सर ये बिहार है, हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। बिहार में पहले मेयर का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, लेकिन जब सरकार को लगा कि ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है और इसमें सिर्फ खरीद फरोख्त होती है, सिर्फ माल का, जब वो जो चुन के आता है वार्ड पार्षद तो उसको सब खरीदता है मेयर बनने के लिए, उसको खत्म किया और यहाँ जो है डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। यदि आप समय समय पर अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होते जाएगा और वो हो रहा है। इसका हम लोगों को इसकी सीख लेनी चाहिए बाहर के देशों में, जैसे अमेरिका है या ब्रिटेन है, वहां पर बहुत सारी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ से लोकतंत्र, वहां की लोकतंत्र विश्व मजबूत है। गुरु को बोल रहे हैं कि जाइए अमेरिका से सीखिए, विश्व गुरु को कह रहे हैं कि आप जाइए दूसरे देशों से सीखिए। क्या कह रहे हैं आप राजीव? नहीं राजीव जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सीखने की जरूरत है उसको। राजीव जी ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छेड़ा है। देखिए उनका कहना है अब जाके सीखने का अर्थ नहीं है, वो कह रहे हैं कि विकास करो। हर आदमी के जो
हर आदमी का ग्रो कराओ, चाहे किसी जाति का हो, कितने लोगों का हो, सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, जी हमारे देश में सबका जो आर्थिक जीवन स्तर है सब इम्प्रूव हो। पर मैं समझता हूँ बेसिक कि सवाल यह है राजीव जी, ये इच्छा हम सबकी है, विकास हो, अमीर और गरीब की खाई कम हो, हाँ ये सब हम सब चाहते हैं। मगर विकास जी आपके पास इस सवाल के साथ आते हैं कि ये हो तो कैसे हो, क्योंकि संसद जो है 87% जो है अरबपतियों का अड्डा है भाई। वहां 50% से ज्यादा क्रिमिनल्स हैं बैठे हुए संसद में, विधानसभाओं का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। बिन टिकट मिलने में करोड़ों रुपया लगता है। 60,000 करोड़ का खर्चा तो लिखित रूप में 2019 के आम चुनाव में हुआ है, यानी हर एक कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ से ज्यादा, 110 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है। आम आदमी तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। करप्ट लोगों का जब जमघट रहेगा तो विकास क्या करेगा? वो तो अपना विकास कर रहा है। आपका भी नाम विकास ही है विकास जी। जी 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 बिल्कुल। देखिए प्रेम जी, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो सरकार बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें जनता की भागीदारी नहीं है। यही कारण कोई जनता का कोई जो वोटर है, मतदाता, उसका कोई महत्व, कोई भूमिका भी नहीं है सरकार बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ जैसे कि एक चुनाव में जो सांसद या विधायक, एक छोटा सा उदाहरण देख ले, वार्ड का जो चुनाव होता है या जो मुखिया का, यहाँ तक कि मुखिया का भी चुनाव में हम समझते हैं कि वार्ड मुखिया का चुनाव, इन सब का उदाहरण को आप हटा दीजिए, आप सीधे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें। लोकतंत्र वहां आपको थोड़ा दिखाई देगा। वार्ड के चुनाव तक में लोगों को लगता है कि हमारे फलाने वार्ड है, ये काम कराना है, फलाना काम कराना है, तो उनको लगता है कि हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करें, वो हमसे बातचीत करें, तो थोड़ा उन्हें लगता है कि अब। लेकिन जहां विधायक और सांसद की बात आती है तो जनता ही उसके आगे नतमस्तक हो जाती है और हाथ जोड़े खड़े रहती है। तो वो वहां लगता है कि लोकतंत्र नहीं है। तो यही बात मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मतदाता की कोई भूमिका बन ही नहीं रही है सरकार बनाने में, तो फिर वो सांसद, वो विधायक को क्या जरूरत है वोटर की? उसे तो थोड़े से धन बल खर्च करो। यही कारण है कि जो पार्टियां हैं अपराधी को, धनबलियों को, बाहुबलियों को टिकट देती है कि उनको पता है कि ये थोड़े से अपने पक्ष में वोट इकट्ठा करेंगे और वो जीत करके आएंगे और फिर जैसे तैसे करके वो जो 272 का आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा। वो तो इस स्थिति में तो कुछ जाति के, कुछ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में है, जो जाति के हैं या किसी धर्म के लोग हैं, उनको ही अपने पक्ष में करना, या थोड़े बहुत लालच देकर के शराब और जो आजकल चलते हैं ये चुनाव में, इस वजह से वो धन का खर्च करने की आवश्यकता होती है, उनको अपने पक्ष में करके। लेकिन विकास जी, हम हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि खरीदना ही है तो वोटर को खरीदो ना भाई, 10-10 लाख रुपया दे के खरीदो वोट, चलो कम से कम उसका भला तो हो जाएगा। क्या चौधरी साहब, अगर जनता के बहुमत से अगर सरकार बनेगी और वोट खरीद के ही बनाना है तो अरबपतियों आओ, वेलकम है, हमारे मतदाताओं को 10-10 लाख रुपया दो, वो वोट देंगे आपको, बनाइए सरकार। देखिए मैं बोलूं अब आपको कुछ। जी जी जी, आप ही से सवाल है। और देखिए, सबसे पहले तो मेरी जानकारी के हिसाब से संविधान के अंदर बहुमत के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं है, कोई भी इसका। जी, आपने तो बहुत सारे आरटीआई भी लगाई है। हाँ, मुझे आपने बताया था। आप राजीव पांडे जी को उस आरटीआई का जिक्र कर दें कि किस कैसे आपने जिस सवाल का उत्तर जानना, बल्कि हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है इसका जवाब जानना। जी, मेरी जानकारी के हिसाब से संविधान के अंदर या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ना तो कोई बहुमत का स्पष्टीकरण है, ना ही कोई परिभाषा है, ना ही ये कहीं लिखा हुआ है कि सरकार ऐसे ऐसे बहुमत से सरकार बनेगी। और मेरी आरटीआई की जानकारी के अनुसार जो सरकार का जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं है, मैंने तो खाली लिखा था कि भाई मुझे बताया जाए कि चुनाव होने के बाद में 272 या उससे अधिक सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी। यह आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है? इसका कौन सा आर्टिकल है? तो उसका जवाब ये आया कि साहब ये तो प्रेसिडेंट, मतलब दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स में घूमते घूमते, मिनिस्ट्रीज में घूमते घूमते। थोड़ा बता दीजिए सर, थोड़ा बता दीजिए पहले कहाँ आपने आरटीआई किया, फिर कैसे कैसे जवाब बढ़ा। यदि आपके पास समय है तो मैं बताता हूँ। बस 1 मिनट लगेगा सर। जी 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 जी। सबसे पहले तो मैंने यही सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन को, तो चुनाव आयोग ये बोलते हैं जी कि ये तो दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ। वो ऐसे बोलता है, तो भाई लॉ है तो लॉ बता दीजिए मेरे को। लेकिन उन्होंने नहीं बताया और उस फाइल को क्लोज कर दिया गया।
फिर मैंने उसका जवाब चिट्ठी लिखी सेक्रेटरी राज्यसभा को। सेक्रेटरी राज्यसभा लिखता है कि इसका जवाब सेक्रेटरी लोकसभा देगा। उन्होंने भी इस फाइल को बंद कर दिया। लोकसभा सेक्रेटरी बोलता है जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर बोलता है जी कि इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फिर बोलता है जी कि नहीं, इसका जवाब तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ही देगा। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से घूमते घूमते फाइल फिर कोई होम मिनिस्ट्री, कोई सीएस डिवीजन और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद में वहां से एक फाइनल चिट्ठी आई कि लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद ये तो हमारे राष्ट्रपति महोदय का डिस्क्रिशन ऑब्लिक कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन है अंग्रेजी में, यानी परंपरा या उनके विवेक के ऊपर आधारित है। तो मेरे को यह समझ में नहीं आया कि 1947 में हमने अंग्रेजों से आजादी ली, उससे पहले 600 साल तक 200 साल तक अंग्रेज थे, उससे पहले 600 साल तक मुगल थे। तो 1947 में आजादी लेने के बाद में हमने 1950 में संविधान बना दिया। तो कौन से 2 साल के अंदर अंदर आपने कन्वेंशन और डिस्क्रिशन बना दिया? क्या कन्वेंशन 2 साल में बन जाता है? तो वो जब कन्वेंशन और डिस्क्रिशन के आधार के ऊपर ही है तो कोई बहुमत का आधार तो है ही नहीं ना। और ऐसे संविधान का हम क्या करें? ऐसे संविधान को हमने क्यों एक मिनट प्रेम जी, ऐसे संविधान का क्या इस खास बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे संविधान तो हम लोग सब पूरा देश सम्मान करना पड़ेगा। हम उसमें जो व्यवस्था नहीं है उसकी हम बात कर रहे हैं जी। हमको संविधान का सम्मान करते हुए हम ये कह रहे हैं कि हमारे को केवल अधिकार नहीं चाहिए, हमारे को अपने कर्तव्य भी चाहिए। तो वो संविधान के कर्तव्य और अधिकार तो खाली मेरे लिए थोड़ी है, या मेरे लिए तो सिर्फ कर्तव्य होगा और दूसरे के लिए केवल अधिकार होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपका सब्जेक्ट यही है कि मैं क्यों डरूं इस संविधान से। मैं तो डरूंगा, लेकिन इन संविधान से जो दूसरा नेता है वो नहीं डरेगा। ये क्या पक्षपात और भेदभाव है? तो देखिए, ये कन्वेंशन और डिस्क्रिशन की जो बात है ये आपकी मनगढ़ंत बात है और ये आप ही की बनाई हुई बात है, हमारे नेताओं की बनाई हुई बात है। ये संविधान नहीं कहता है इस बात के ऊपर। कोई कानून ऐसा नहीं बोलता है कि राष्ट्रपति के कन्वेंशन और डिस्क्रिशन से बहुमत बनेगा। जब आपने चुनाव करवा दिया, चुनाव करवाने के बाद में आप बोलो कि भाई या तो ये जिसके सांसद ज्यादा होंगे वो सरकार बनाएगा, उसका बहुमत माना जाएगा। उसके विकल्प के अंदर हम ये कहते हैं भाई जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे उसका बहुमत माना जाना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा वोट वाले का बहुमत माना जाएगा तो सबसे पहले तो जिसके उम्मीदवार हार गए हम उसके वोट भी गिनेंगे। और जो आप जाति के सारे डिबेट के अंदर चर्चा कर रहे थे उसकी भी भरपाई हो जाएगी। मान लो किसी एक विशेष जाति ने यूपी में या बिहार में हमारे को वोट नहीं दिया तो उसकी भरपाई तो दूसरे क्षेत्र में हो सकती है ना। तो जाति का और धर्म का एक जो प्रभाव आज के दिन हमारी राजनीति में है ये बिल्कुल शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और सच्चा लोकतंत्र तो जब ही आ पाएगा जब आप इस जाति और धर्म से पीछा छुड़वाएं। जी एक राजीव पांडे जी से एक इसी पर एक उनकी राय ले लेते हैं। राजीव पांडे जी, सत्यदेव चौधरी जी साहब कह रहे हैं कि इस बहुमत बनाने के लिए या तो कह देते कि जिसका ज्यादा सांसद है वो बना लो, वो भी नहीं कहा गया, या तो कह देते जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो सरकार बना लो, वो भी नहीं कहा गया। बस विवेक पर और परंपरा पर छोड़ करके हमने एक ऐसी व्यवस्था ओढ़ ली। अब हालत यह है कि सरकार कैसे भी बनानी है, भले 2 एमएलए क्यों ना रहे लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। जी राजीव जी। नहीं सर, ये तो हो गया कि भाई 4 रोटी है और पूरा परिवार खाना है। जो रोटी अपने पास है, जो व्यवस्था है उसमें चलना है। जो आज का विषय है, हम लोग विषय की तरफ थोड़ा आते हैं कि भय और प्रजातंत्र की बात हो रही है। तो भय और प्रजातंत्र पे आते हैं। इस मुद्दे पे, विषय पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका पहला कर्तव्य है कि वो सत्ता हासिल करें। क्योंकि जो राजनीति में आता है वो इस तरीके से, सेवा सिर्फ उसका मकसद नहीं होता है, सेवा एक जरिया होता है। सेवा के माध्यम से वो
सत्ता में आता है और सत्ता में आने के लिए ही वो राजनीति में आता है। तो वो लेकिन आएगा। राजीव जी, ये इस बात को गलत तरीके से लोग अधिकार में बदल लिया है लोगों ने। राजनीतिक दल हमने बनाया तो हमारा अधिकार है कि सत्ता में आए, अरे विपक्ष में रहना भी आप ही का अधिकार है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ विपक्ष में रहना राजनीतिक दल का अधिकार नहीं है, उसको सत्ता में आने के लिए टारगेट है, वो उसका अपना लक्ष्य रखा है। कोई भी पार्टी अगर बनाए, देखिए, या तो आप एनजीओ बना लीजिए, फिर आप सिर्फ सेवा करिए, या फिर कोई नॉन पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, आप सेवा करिए। सेवा करने के तो कई माध्यम है, आप करिए ना। लेकिन जब आप कोई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और आप चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपका तो लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता को हासिल करना। अब उस सत्ता के हासिल करने की जो प्रक्रिया है, देखिए, भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो एक तरीके से देश एक समय में गुलाम था, सारे लोग उस तरीके से दबाव में थे, अंग्रेजों का शासन था। एकाएक हमें डेमोक्रेसी मिली, बहुत सारा छूट मिल गया। उसमें अभी धीरे-धीरे जो कई ऐसे उस समय के चिंतक थे, आप पढ़ेंगे, कई ऐसे चिंतक ये मानते हैं कि भारत को धीरे-धीरे लोकतंत्र मिलना चाहिए था, धीरे-धीरे व्यवस्था बदलनी चाहिए थी, तब जाकर के एक चीज़ रूट पे आता। और ये देखिए, धीरे-धीरे ये चीज़ें आ जाएँगी। आज 70-75 साल हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का 75 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें बदली है सर, बहुत सारी चीज़ें बदली है। बहुत लोग, आज की जो नौजवान पीढ़ी है ना, उसको आप बात करेंगे ना, तो वो इस तरीके से नहीं है कि वो देखिए, मैंने राजीव जी पहले भी कहा, चीजें बदलती हुई तो हमेशा दिखेगी, नई पीढ़ियां आएंगी, कभी कंप्यूटर होगा, कभी रेडियो भी नई चीज थी, आज टीवी भी नई चीज है और उससे भी नई चीजें आ चुकी हैं। उन नई चीजों की बात को छोड़िए, एक तरफ रखिए, तो हम तो यही कह रहे हैं कि ग्लोबल जीडीपी में हमारा जो योगदान है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, उसमें कहाँ सुधार हुआ। वह सरकारें तो कोई भी आई, किसी भी पार्टी की आई, लेकिन बेसिक चीज जो है हम पिछड़ते ही चले गए। जी विकास जी, मैं आखिरी नोट आपसे लूंगा, उसके बाद चर्चा को समापन की ओर ले जाऊंगा। जी विकास जी। जी देखिए, क्या है कि सरकार जो भी नीति बनाती है वो कहीं ना कहीं वो जनमानस के ऊपर होना चाहिए, जनता की भावनाएं और कल्याणकारी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन सरकार जो बनाने की व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, वही व्यवस्था में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खामियां हैं। वो ये है कि वोटों का कोई, जो मतदाता, उसकी कोई भूमिका नहीं बन रही है सरकार बनाने में। ये सांसदों और विधायकों का जो जोड़ तोड़ है, वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार और एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है। वो राजनीतिक व्यवस्था जो है, जिसमें एक अच्छी नीति बन ही नहीं सकती, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे किसी भी अपराध की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, प्रदूषण की बात हो, किसी चीज के ऊपर एक अच्छी नीति तभी सरकार बनाएगी जब वो उसमें जनता की भूमिका बनेगी, भागीदारी बनेगी। यहाँ पे ये एक लोकतंत्र में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सही लोकतंत्र नहीं है, जिसमें जनता की भागीदारी, जो हम अभी थोड़ी देर पहले एक वोटर की लिस्ट की बात कर रहे थे कि कितने % लोगों की भागीदारी होती है, उसमें खासकर जो युवा वर्ग है सिर्फ उसी का वोट लेकर के माने तो सरकार बनती है। तो उसकी, जिस युवा की कोई ना समझ है, ना कोई उसके ऊपर डिस्कशन होता है, ना उसको समझाने का कोई प्रयास कोई पार्टी, ना कोई व्यवस्था कोई नहीं करती है। तो ये एक लोकतंत्र है ही नहीं। जी जी, चलिए, लोकतंत्र विषय पर हमारी चर्चा और इस चिंता के साथ जारी रहेगी कि इसमें कितना और कैसे सुधार हो सकता है। हमारी डिबेट को सुन करके ये मंथन करें, ये चिंतन करें कि हम जिस चिंता को से जुड़ना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, वो वास्तव में फलीभूत हो, कि ये डेमोक्रेसी मजबूत हो। बस हमें दीजिए इजाजत। आप सब जुड़े, सत्यदेव चौधरी जी, विकास कुमार जी, राजीव पांडे जी और राजीव रंजन सिंह जी, जो अभी स्क्रीन पर नहीं, आप सबका बहुत बहुत आभार, और आम दर्शकों का भी जो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं।